आज से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन की सीरीज रोज आप लोगों को दी जाएगी। ठीक, तो हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से, उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? ठीक है, कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट मतलब होता है जो भारत का सिर्फ और सिर्फ एक न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से छोटा होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता, मुख्य न्यायाधीश की योग्यता, तो योग्यता में ही आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई गई थी, जिसमें से हम लोग कुछ बात करेंगे। पहला चीज आप लोगों को बताए थे कि जो उम्र हो वो 65 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, क्या बताए थे? पहला कि 65 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक, ऐसा नहीं कि 65 वर्ष 66 वर्ष के हो गए, 65 वर्ष एक दिन के भी हो जाएंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता नहीं रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को बताया गया था कि या तो वो 10 वर्ष तक, ठीक है, 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता या वकील के रूप में काम किए हों। अधिवक्ता के रूप में कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। कहां पर? हाई कोर्ट में काम किया हो। या फिर जज के रूप में कितने वर्ष तक काम किए हो? 5 वर्ष तक काम किए हो, तो वो क्या बन सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें अधिवक्ता के लिए पूछा जा रहा है, क्योंकि उम्र अगर वर्ष अगर आप देखेंगे तो 5 वर्ष यहाँ पे है नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या सही होगा? 10 वर्ष तक सही हो जाएगा। अगर एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना है तो वहां मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उसे 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को, ठीक है, किसकी बात की जा रही है? राज्यपाल की बात की जा रही है, उसके कार्यकाल से हटा सकता है। ठीक है, उसके कार्यकाल से हटा सकता है। देखिए, जो राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक साथ ये कई राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। एक साथ कई राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, अच्छा, राज्यपाल का कभी आप लोग चुनाव किए हैं? नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि जो राज्यपाल का पद होता है ना, इसका चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल के पद का चुनाव नहीं होता है, बल्कि राज्यपाल को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, तो राज्यपाल को कौन मनोनीत करता है? कौन किसी पोस्ट को देता है, उनको कहीं का राज्यपाल का पोस्ट देता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। अब बताइए, तो अगर राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं, तो हटाएगा कौन? राष्ट्रपति तो हटाएंगे। तो राज्यपाल को उनके कार्यकाल से पहले कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, नियुक्त भी करते हैं और हटा भी सकते हैं। ठीक, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। जो राज्यपाल होता है उनको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, और हटाता कौन है? राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति को क्षमा दान का एक तरीके से अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, सजा को वो क्षमा कर सकता है, क्षमा दान। ठीक है, तो उसी तरीके से जो राज्यपाल होता है वो भी क्षमा दान कर सकता है, लेकिन ये फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। ठीक है, फांसी की सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता और राष्ट्रपति माफ कर सकता है। ठीक है, ये अंतर होता है इन दोनों के थोड़े से अधिकारों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिक समता का आशय है। नागरिक समता का आशय है। देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे अपना संविधान, ठीक है, तो संविधान में हम आप लोगों को बताए थे कि हमारे पास टोटल कितने भाग हैं। ठीक है, तो बताया गया था आप लोग को 22 भाग है। वो दूसरी चीज है कि बाद में उसको गणना के आधार पे हम कई भागों में बांट दिए हैं। ठीक है, तो 22 भाग हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा भाग में आपको मिलेगा मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार या उसको हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, उसमें आपको मिलेगा समानता का अधिकार।
ठीक है। समानता का अधिकार आप लोगों को हम बताए थे कि जो समानता का अधिकार होता है वो कहाँ से कहाँ तक है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक है। तो 14 से 18 तक जो हमें समानता का अधिकार दिया गया है, उसमें जो 14 वाला है उसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ठीक है। तो विधि के समक्ष आपको जब समता मिलेगी तो उसका मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो अवसर की समानता नहीं, धन का समान वितरण नहीं। दो ऑप्शन हमारे बचते हैं, राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार या कानून के समक्ष समता। ठीक है, यहाँ पे नागरिक की बात कही जा रही है। किसकी बात कही जा रही है? नागरिक की बात कही जा रही है, ना कि व्यक्ति की बात कही जा रही है। ठीक है, व्यक्ति की बात नहीं कही जा रही है, बल्कि किसकी बात कही जा रही है? नागरिक की बात कही जा रही है। आप लोगों को बताया गया था कि व्यक्ति और नागरिक में अंतर होता है। ठीक है, तो सारे व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता मिलता है, ना कि सिर्फ नागरिकों को मिलता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा चौथा आंसर सही होगा, राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। किसी दूसरे व्यक्ति को राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार नहीं है, बल्कि किसको है? नागरिकों को है। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान में जो आपके सुपर टेट के एग्जाम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समझ सक्षम है? यहाँ पे होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया, सक्षम है। ठीक है, क्या है? सक्षम है। देखिए यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? राज्यसभा को भंग करने की बात की जा रही है। क्वेश्चन कितना अच्छा था, जैसे ही भंग करना देखिए वैसे ही तुरंत है राष्ट्रपति मार दिए आप लोग। लेकिन नहीं, ये भंग नहीं होगा। राज्यसभा जो होता है ये अस्थाई सदन होता है। क्या होता है? अस्थाई सदन होता है। अस्थाई सदन होगा तो जितने भी सदस्य होंगे वो रिटायर होंगे प्रति दूसरे वर्ष। ठीक है, प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को बताया गया था कि जो राज्यसभा होता है प्रति दूसरे वर्ष उसके सदस्य क्या हो जाते हैं? दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ठीक है, रिटायर होते हैं। तो उतने रिटायर होंगे तो उतने की क्या हो जाती है? नियुक्ति मतलब उतनों का चुनाव हो जाता है। तो राज्यसभा को कौन कर सकता है? कोई नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं, सभापति, राज्यसभा का सभापति भी नहीं कर सकता, लोकसभा का सभापति भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चौथा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? ठीक है, बालकों के लिए वो क्या है कि जो अधिकार नहीं है? शिक्षा अधिकार है, शोषण से संरक्षण अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा भी उसका अधिकार है, लेकिन जो रोजगार है ये इसका अधिकार अभी नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई बच्चा काम करता हुआ पकड़ा जाएगा और जो उससे काम करवाएगा उसको सजा मिलेगी। यानी बालकों का अधिकार जो है वो रोजगार करना नहीं है, बल्कि वो पढ़ाई लिखाई करे, सामाजिक सुरक्षा उन्हें मिले और शोषण से संरक्षण मिले। तो जो पांचवा क्वेश्चन है उसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे एक दिन हम क्वेश्चन पूछे थे कि कौन सुप्रीम कोर्ट के जजों को स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है, तो बहुत लोग बोले थे राष्ट्रपति कर सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट एकट हुआ तो कहाँ वो स्थानांतरित होगा? ठीक है, वो स्थानांतरित नहीं होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। ठीक, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का जो अधिकार है वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति ही उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। और ये बात कही गई है संविधान का जो अनुच्छेद 222 है। अनुच्छेद 222 में हाई कोर्ट के जजों का स्थानांतरण दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है। देखिए, जो संसद के सत्र चलते हैं ना, वो बताया गया था कि जो संसद के सत्र होते हैं वो उनका काम यही होता है कि वो इकट्ठा होकर के क्या करे, किसी भी विषय पर कानून बनाए। ठीक है, किसी विषय पर कानून बनाए। कानून क्यों बनाते हैं भैया? देखिए, बजट पेश करना, कानून बनाना, ये सारी चीजें जरूरी है देश को चलाने के लिए। अगर हमारे देश में बजट नहीं पेश होगा, ठीक है, कानून नहीं बनेगा, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें बजट बनाना होता है और बजट के साथ साथ बहुत सारे नियम कानून भी हमें बनाने होते हैं। ठीक है, तो जो भारत है ना, भारत में एक वर्ष में 3 सत्र बुलाने का एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोसेस है। ठीक है, 3 सत्र भारत में चलते हैं संसद के। तो वो तीनों सत्र कौन कौन से हैं? तो एक होता है मानसून सत्र, मानसून सत्र होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा शीत सत्र होता है। और शीत सत्र के बाद क्या होता है? बजट सत्र होता है। ठीक है, बजट सत्र होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को बताई गई थी कि 3 सत्र चलते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बताया गया था कि दो सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर सही होगा, बी वाला या दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा कि 2 सत्रों के बीच में कितने समय का अंतराल होना चाहिए? 6 मास का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विषय है। तो शिक्षा किस चीज का विषय भैया? देखिए, जब हम पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची, ठीक है, क्या पढ़ते हैं? 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं। तो 7वीं अनुसूची में बताए थे कि केंद्र और राज्य के शक्तियों का क्या है? विभाजन है। इसमें विभाजन करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिसमें संघ सूची बताया गया है, राज्य सूची बताया गया है, और लास्ट में क्या बताया गया है? समवर्ती सूची बताया गया है। समवर्ती सूची बताया गया है। ये तीनों सूची है। संघ सूची जिसपे सिर्फ केंद्र बनाएगा कानून, राज्य सूची जिसपे सिर्फ राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची जिसपे दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। ठीक है, तो जो शिक्षा है ना, शिक्षा पे दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो जो शिक्षा है वो कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। जितने क्वेश्चंस हम करा रहे हैं ना, सब नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और मेरे क्वेश्चन लिखते ही पहले खुद का आंसर आप लोग लिख लिया करिए, फिर मैच करिए कि कितना आंसर आपका सही गया है और कितना मैंने बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ठीक है, कितने सदस्यों को हम अधिकतम राज्यसभा में निर्वाचित कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा, संसद बनता कैसे है? तो संसद बनता है लोकसभा, राज्यसभा, और किससे बनेगा? लोकसभा, राज्यसभा, और क्या हो गया? राष्ट्रपति हो गया। ठीक है, तीनों को मिलकर के हमारा क्या बन गया? संसद बन गया। ठीक है, संसद में जो अंग हो गए वो तो 3 हो गए, लेकिन सदन कितने होते हैं? तो सदनों की संख्या सिर्फ 2 होती है। कितने सदन होते हैं? 2 सदन की होती है संख्या। पहला सदन लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 80 पढ़ेंगे तो राज्यसभा आपको मिलेगा। और राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या निर्वाचित की जा सकती है वो 250 की जा सकती है। जब अधिकतम पूछेगा तो हमें 250 देना है जवाब, लेकिन जब वर्तमान संख्या पूछेगा तो वर्तमान में कितने हैं? 245 को रखा गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा। कितने का जवाब तो तुरंत 245 आया होगा, लेकिन यहाँ पे अधिकतम पूछा जा रहा है तो 250 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वित्त आयोग की बात कही जा रही है। ठीक है, वित्त आयोग आप लोग को पता है क्या होता है? वित्त आयोग होता है कि जिसको पूरे धन के बारे में उसको पूरा का पूरा ब्यौरा देना रहता है, पूरी जानकारी रखनी रहती है। कितना देश का राजकोष है, कितना राजकोषीय घाटा हुआ है, कितना
व्यय हुआ है, कितना आय हुआ है, वो सारी चीजें वित्त आयोग के माध्यम से की जाती है। ठीक है, और वित्त आयोग का जो गठन होता है वो आपको बताना है कौन करता है, मंत्रिपरिषद नहीं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं, दो ऑप्शंस हमारे बचते हैं, दूसरा और तीसरा। ठीक है, कल आप लोग खोज करके लिख करके ले आएंगे कि कौन वित्त आयोग का गठन करता है, संसद करता है या राष्ट्रपति करता है, ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, अब अपने दूसरे वीडियो में मिलेंगे, इसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा एक तरीके से सीरीज है उसमें दूसरे वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, बाय गाइज।